हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टू ऑल ऑफ यू। और सभी बच्चे पढ़ाई में मन लगाइए। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आपके विद्यालय बंद कर दिए गए हैं 31 जनवरी तक के लिए। फिर भी आप लोगों के मन में यह बात रहनी चाहिए कि आपके एग्ज़ाम होने हैं और आपको उनमें अच्छे से अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होना है, ना कि कम अंकों के साथ। तो देखिए कि आपकी जो एग्ज़ाम है अभी तक की जो डेट में वो आपकी तो वही है, कोई इसका एक नया पैटर्न आया नहीं है कि मतलब 18 फरवरी से ही अभी तो उसके लिए मेहनत भी काफ़ी ज़रूरी है। तो उसके लिए देखिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण, हम आपके लिए एक छोटी सी बात बता दूं मैं कि आप लोगों के लिए सबसे अति महत्वपूर्ण है आपकी कॉपी। जिस स्टूडेंट की कॉपी जितनी सुंदर होगी उसका रिजल्ट उतना ही सुंदर आता है। मतलब आपको अपनी कॉपी में बिल्कुल भी काटा पीटी एक भी नहीं करनी है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करिए कि आपके जो प्रश्नों की स्वच्छता है जो लिखने की, वो किसी भी विषय के प्रश्न हो, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो या अन्य कोई सब्जेक्ट हो, संस्कृत हो, सोशल साइंस हो, विज्ञान हो, समाज विज्ञान हो, सभी में हैंड राइटिंग का विशेष ध्यान रखिए क्योंकि हैंड राइटिंग ही आपकी अति महत्वपूर्ण होती है। तो और इसके अलावा एक और जो टॉपिक है वो है आपके विकल्पों का। विकल्पों में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि चलो जैसे 32 ऑप्शन आने हैं तो 32 ऑप्शनों में तो चलो कुछ ना कुछ तो सही हो जाएंगे, बाकी गलत होंगे तो होंगे, बिल्कुल नहीं। यह अथक प्रयास रहे आपका कि मतलब हमें 32 में 32 ही लाना है बस। क्योंकि आप जितना बड़ा सोचोगे आपको उतना ही बड़ा रिजल्ट मिलता है, जितना कम सोचोगे आपकी कामयाबी उतनी ही कम होती है। यदि आपने मान लीजिए चांद को पाने का सोचा है तो आप तारों तक तो पहुंच ही पहुंच जाओगे। यदि आपने तारे सोचे हैं तो अब तारे जितने छोटे दिखते हैं तो आपकी सोच जितनी छोटी है उतना ही छोटा आपका रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए कि जो वस्तुनिष्ठ हैं आपके वस्तुनिष्ठों में कुछ ऐसे प्रकार हैं आपके जो कि श्योर आते हैं वार्षिक एग्जाम में। जैसे कि आप ले लीजिए अध्याय 2 को, वो खोल के देखिए। अध्याय 2 में आपका क्या है, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद में आपका जो व्यापक रूप है द्विघाती बहुपद का वह पूछा जाता है। तो द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, जहां a b c क्या है, वास्तविक संख्याएं। या फिर आपको पूछ लिए जाते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। आप लोगों ने शून्य निकाले जाने हैं तो शून्यकों का गुणनफल, जैसे आपको ये समीकरण दे दिया गया द्विघाती समीकरण, द्विघाती बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। अब इसके आपको शून्य दे दी गई अल्फा और बीटा। अब आप लोगों से पूछ लिया गया कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल क्या है। तो शून्यकों का योगफल आप जानते हो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और अल्फा शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटा ए। ठीक है ना। शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा ए, यदि हिंदी में आप पढ़ें तो माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है। और दूसरा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए संकेत रूप में, और यदि आप हिंदी में सुने तो अचर संख्या बटे वही x² का गुणांक। सिंपल सा, यहां से आपका एक विकल्प बनता ही बनता है। और पाठ 3 में बात करें तो पाठ 3 में आप लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरणों के 3 हल देखे हैं। देखिए ना, पहला क्या देखा है आप लोगों ने, अद्वितीय हल देखा हो, अद्वितीय हल। दूसरा हल क्या देखा है आप लोगों ने, कोई भी हल नहीं। और तीसरा हल आप लोगों ने क्या देखा है, अपरिमित रूप से अनेकों हल। तो आप लोगों को इनकी जो स्थितियां हैं, जैसे आप लोगों को दे दिया गया कि किसी भी समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, और आपके सामने 4 विकल्प दे दिए गए। कौन से, जैसे आप जानते हो अद्वितीय हल की स्थिति क्या होती है, a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2। फिर कोई हल नहीं की स्थिति क्या होती है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होता है c1 बटे c2 की।
उसी प्रकार से अपरिमित रूप से अनेकों हल की स्थिति क्या होती है, a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 और बराबर होता है c1 बटे c2 की। ये आपकी तीनों स्थितियां होती हैं। तो यहां से आपका एक विकल्प बनता है। अब ये दे देता है कि आपको स्थिति दे दे इनमें से तीनों जो हमने बताई हैं, a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2, तो कैसा हल होगा? तो कैसा हल होगा आप पता होना चाहिए। कैसा हल है? अद्वितीय हल। और रेखाओं की स्थिति भी कि अद्वितीय हल में रेखाएं क्या करती हैं, तो आपको पता होगा कि अद्वितीय हल की जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं। पहला क्लियर हुआ। और दूसरा, जैसे आप क्या कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं की स्थिति आपको पता है, a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 और बराबर नहीं होता है c1 बटे c2। तो इसकी रेखाएं कैसी होती हैं? तो इसकी रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। दो हुए। तीसरा, अपरिमित रूप से अनेक हल में a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, इसकी रेखाएं संपाती होती हैं। कैसी होती हैं? संपाती। और एक और विकल्प बनता है आपका कि यदि आपके संगत और असंगत समीकरण कौन से कहलाते हैं, तो संगत समीकरण आपके दो मानों बनते हैं। पहला होता है जब आपके समीकरण युग्म के अद्वितीय हल हो या इंग्लिश में यूनिक सॉल्यूशन हो, और दूसरा जिसे आप सहसंगत कहते हो, तो यह बनता है आपका अपरिमित रूप से अनेक हल में, मतलब मोर देन मैनी सॉल्यूशन। अपरिमित रूप से अनेक हल, इन दोनों स्थितियों में आपके समीकरण युग्म संगत कहे जाते हैं। और आपका जो कोई हल नहीं है, जिसकी रेखाएं समांतर होती हैं, कोई हल नहीं वाले समीकरण को असंगत समीकरण कहा जाता है। ठीक है ना। और यहां से एक आपका एक विकल्प बनता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप लिखिए। यह ऑप्शन में दे दिया जाता है या खाली स्थान में दे दिया जाता है। तो आपको क्या लिख देना? दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। बराबर 0 क्यों? समीकरण है जहां पे a b c आपकी क्या हो जाएंगी? वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है ना। तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या है? व्यापक रूप है। ये पार्ट 3 हो गया आपका। उसी प्रकार पार्ट 4 में आप लोगों ने द्विघाती समीकरण पढ़ा द्विघाती समीकरण। अब द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप जानते हो आप, जनरल इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। जो आपका द्विघाती बहुपद का है व्यापक रूप, उसमें आपको बराबर में 0 कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप। लेकिन कब ये द्विघाती समीकरण है? जब आपका a मतलब जो x स्क्वायर का गुणांक है वह 0 के बराबर ना हो, क्योंकि यदि a 0 के बराबर हो जाएगा तो आपका वह द्विघाती समीकरण नहीं होगा। तो यदि आ जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, खाली स्थान है, तो क्या लिख देना है? द्विघाती समीकरण। यदि लिखने को भी आए कि द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप लिख लिए, तो आप क्या लिख दोगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। और इसके साथ साथ आपने इसमें एक विविक्तकर पढ़ा है जिसका सूत्र क्या होता है विविक्तकर का? d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। विविक्तकर को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, अब इसकी भी 3 स्थितियां होती हैं, इस पर भी 3 केस होते हैं। नंबर पहला होता है यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाए। 0 से बड़ा मतलब कोई धनात्मक संख्या। तो सीधे स्थिति सुनिए। नंबर फर्स्ट स्थिति होती है b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से। तो इसके मूल मतलब इस स्थिति में समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होते हैं। ठीक है ना। क्लियर हुआ। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, बड़ा का मतलब आपको b स्क्वायर माइनस 4ac की तरफ आपको मुंह खोल देना है और फिर 0 लिख देना है। तो ऐसी स्थिति में आपके समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होते हैं। अब मूल कितने होंगे? सीधी सी बात है, समीकरण द्विघाती है
तो हमें मूल भी 2 मिलेंगे। दूसरा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 के बराबर आ जाए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, तो आपके दोनों मूल समान तथा वास्तविक, पहले वाले में वास्तविक थे लेकिन असमान, लेकिन इसमें वास्तविक भी हैं और समान। समान का मतलब दोनों मूल बराबर आएंगे। 2 स्थितियां हुई। तीसरी स्थिति, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, लेस देन 0। छोटा है का मतलब आपको 0 की तरफ मुंह खोल देना है और बी स्क्वायर माइनस 4ac की तरफ मुंह को बंद कर देना है। तो इस स्थिति में आपके द्विघाती समीकरण के जो मूल हैं, दोनों मूल, वो कैसे रहेंगे? वास्तविक नहीं होंगे या काल्पनिक मूल हैं। क्लियर हुआ? इन तीनों स्थितियों भी आपको वार्षिक में आपको एक ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, या आपको एक समीकरण दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए दे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, मैं मूलों की प्रकृति बताइए। तो आपको पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac से इसके मान ज्ञात कर लेने हैं। फिर ये ऐसा मान आपका है, जैसे मान लीजिए आपको कोई धनात्मक संख्या मिलती है तो वह 0 से बड़ी है। 0 से बड़ी है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है। तो इस स्थिति में हमारे समीकरण के मूल क्या हो जाते हैं? वास्तविक तथा असमान। यदि मान लीजिए आपको हल करने पर किसी भी समीकरण को दिया हो, यदि हल करने पर हमें 0 प्राप्त हुआ, हल करते तो बन जाता है आपसे बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि 0 प्राप्त हुआ तो हमें ऐसी स्थिति में बता देना है कि हमारे जो समीकरण के मूलों की प्रकृति है वह वास्तविक तथा समान है। और तीसरा, मान लीजिए यदि आपको हल करने में माइनस की संख्या, प्रत्येक माइनस की संख्या 0 से छोटी होती है, तो इस स्थिति में आपके समीकरण को क्या बता देना? उनकी प्रकृति वास्तविक नहीं है या काल्पनिक है। सिंपल। आपको यहां से भी वार्षिक में एक ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा अगले पार्ट 5 की बात करें तो पार्ट 5 में आपकी एपी है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में आपको एनवा पद पता होगा, ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 इंटू डी, गुणा में डी, जहां ए क्या है? प्रथम पद, डी क्या है? सर्वांतर। इसमें आपको कभी कभी ए और डी के मान दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि एपी का द्वितीय पद या तृतीय पद या चतुर्थ पद बताइए, या एपी के प्रथम 3 पद लिखिए। तो बन जाएगा आपसे कुछ नहीं, प्रथम पद एपी का क्या कहलाता है? A1, जिसे आप किससे दर्शाते हो? ए से। द्वितीय पद क्या कहलाता है? A2, जिसको आप क्या लिखते हो? A प्लस डी। तृतीय पद बराबर A3, क्या हो जाएगा? समझ गए होगे, A प्लस 2D। चतुर्थ पद A प्लस 3D। पंचम पद A प्लस 4D। अगला छठवां पद A प्लस 5D। समझ गए होगे आप? यहां से आपका, और यहाँ पे आपको कभी कभी एपी दे दी जाती है। एपी मतलब समांतर श्रेणी दे दी जाती है। जैसे मान लीजिए आपको कोई समांतर श्रेणी दे दी गई 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अब आखिरी में आपको कोई पद ना दिया गया, डॉट 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 है, तो ये पूछ लिया जाता है कि इस एपी को कहते क्या हैं। तो देखिए आपके आखिरी में कोई पद नहीं दिया, डॉट 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 है, तो इसका मतलब यह है इसमें पदों की संख्या असीमित है। और इस प्रकार की एपी को या इस प्रकार की समांतर श्रेणी को अपरिमित समांतर श्रेणी, इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। सुन लिया? या मान लीजिए आपको दे दिया जाता 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 20, तो यहां आपके पास लास्ट टर्म है, लास्ट पद है। तो इस प्रकार की एपी को आप परिमित, क्योंकि आपके इसमें जो टर्म है, पद हैं, वो सीमित हैं, तो इस प्रकार की एपी को या इस प्रकार की समांतर श्रेणी को क्या कहते हैं? परिमित समांतर श्रेणी। सिंपल सा है। या कभी की जैसे हमने इस एपी को बोला है 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, मैं प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करिए। तो कभी भी आपको एपी में प्रथम पद पूछे तो आपको पहला मान, इसमें 2, 4, 6 इस प्रकार की सीरीज में पहला मान कौन है? 2। तो आपकी सीरीज का या आपकी श्रेणी का प्रथम पद 2 है। ए बराबर आपको 2 लिख देना है। सार्वांतर, ये अति महत्वपूर्ण है। सार्वांतर आपको कुछ नहीं करना, यदि वह समांतर श्रेणी है तो दूसरे पद में पहले पद को घटा देना है। मतलब दूसरा पद कौन है? 4, 4 में 2 माइनस कर दीजिए, 4 में 2 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका? 2। तो आपका सर्वांतर क्या है? 2।
यदि मान लीजिए आपका दूसरा पद माइनस का है, जैसे मान लीजिए हम आपको दें -2, -4, -6, ऐसी आपको सीरीज दी हो, फिर आपको सर्वांतर निकालते हैं। यहाँ तो a का मान -2 हो जाएगा प्रथम पद, लेकिन जब आप इसका सर्वांतर निकालोगे तो देखिए, लगा के देखिए, -4 और सूत्र में माइनस होता है और 2 का मान भी क्या है, प्रथम पद का मान भी क्या है आपका -2 है, तो -2 भी वहीं पे आपको लिख देना है। तो देखिए -4 और ये माइनस सूत्र का और ये 2 माइनस का, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। इस माइनस को आपको अनदेखा नहीं करना है। तो अब यहाँ से आपका सर्वांतर क्या हो जाएगा, -4 में 2 घट जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये भी आपका क्लियर हुआ। यहां से भी आपकी एपी दी जाएगी और आपको प्रथम पद और सर्वांतर पूछ लिया जाता है, बन जाएगा। ओके, और इसके अलावा आपका जो पार्ट 7 है, 6 के जो ऑब्जेक्टिव हैं हम आपको पहले दे चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, पार्ट 7 है। यहां से देखिए, यहां जो आपका पार्ट 7 है उसमें से आपको निर्देशांक जानती है पार्ट 7 में, तो उसमें आपको मध्य बिंदु का सूत्र पूछा जाता है। तो मध्य बिंदु का सूत्र जानते हो आप लोग, x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2, ये मध्य बिंदु का सूत्र है। और आपको हो सकता है 2 बिंदुओं की दूरी पूछ ली जाए, आपको 2 बिंदु दिए जाए, 2 बिंदुओं की दूरी पूछ ली जाए, तो 2 बिंदुओं की दूरी सूत्र को आप जानते हो, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और जब जहां से आपके जो x1, y1, x2, y2 ये कहां से मिलेंगे आपको, बिंदुओं के निर्देशांक हैं आपके, जो बिंदु दिए रहेंगे। जैसे मान लो a के निर्देशांक हैं 1 और 2, b के निर्देशांक हैं 3 और 4। तो आप क्या करोगे, आपको यहां से पता होना चाहिए कि आपके दोनों बिंदुओं के जो प्रथम मान हैं वो x1 और x2 हैं, और जो दूसरे मान हैं वो y1 और y2 हैं। तो देखिए यहाँ पे x1 कौन है, 1, x2 कौन है, 3, y1 कौन है, 2, और y2 कौन है, 4। बस इसको आपको सूत्र में रख देना है और हल कर देना है। क्लियर हुआ। पार्ट 7 से जो सूत्र हैं वो भी आपको कंठस्थ होने चाहिए। इसके बाद पार्ट 8, जो पार्ट 8 के जो ऑब्जेक्टिव हैं, इसमें आपको सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है सही जोड़ियां, पार्ट 8 से आएंगी आपकी। तो सही जोड़ियों में आपको क्या करना है, हमने आपको एक वो शॉर्ट वीडियो बना के डाल दिया था, वो देख लेना है। अन्यथा हम आपको बता देते हैं, वो तो देख ही लेना, उसमें कंपलसरी, उसको कंपलसरी पढ़िए, क्योंकि उसमें आपकी जो विदिन हमने जो मैच दी कॉलम डाली हैं उसमें से आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारी मैच दी कॉलम कहाँ, सही जोड़ियाँ कहाँ से बनती हैं। आपको 3 जो सरसमकाएँ हैं उनको क्लियर करना है। जैसे पहली क्या है, cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर 1। दूसरी क्या है, 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा। तीसरी कौन है, 1 + cot² थीटा बराबर cosic² थीटा। ठीक है ना। इसके अलावा पूरक त्रिकोणमिति जो आपकी है 6 है ना, वो बेहद जरूरी है। जैसे sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा, उसी प्रकार इसका अपोजिट cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा। ये आपको 6 मान कंप्लीट कर लेने हैं। इसके अलावा जो tan बराबर क्या होता है, sin बटा cos, cot बराबर cos बटे sin, ये जो रिलेशन है आपस में ये कंप्लीट करिए। जो हमने अभी जो आपको तीनों सर्वसमकाएं बताई हैं, इसके जो पक्षांतरण सहित मान है वो सब पढ़िए। और आपकी जो सही जो सारणी है, हमने आपको सारणी निकालना पिछले वीडियो में बताया था, उसको विधिवत पढ़िए। और यदि समझ में ना आए तो हमें फिर से भी बताइए, हम दोबारा बना के डाल देंगे बिल्कुल, लेकिन आप पढ़ते रहिए। उस सारणी को भी आप कंप्लीट करिए, वहाँ से भी आपकी सही जोड़ियाँ बनती हैं कि sin 30 का मान क्या है, tan 30 का मान क्या है, sin 90 का मान क्या है, cosic 90 का मान क्या है, और tan 30 का, ये सब मान आपको पता होने चाहिए। रटना नहीं है, हमने पिछली वीडियो बना के डाला है, वह बिल्कुल वो मेथड उपयोग करिए और आप बिल्कुल पढ़िए। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बहुत ही इजी पेपर और बहुत ही अच्छे अंकों से आप लोग उत्तीर्ण होंगे। बस आप पढ़ते रहिए। इसके अलावा जो आपका जो पार्ट 9 है वो तो कट ही गया है इस साल 2021-22 के पैटर्न में, तो अभी तो आप फिलहाल उसको आपको देखना ही नहीं है। और इसके अलावा जो पार्ट 10 है और इसके अलावा जो अन्य पार्ट बचे हैं, उन सभी के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको हम अगले वीडियो में अपने बना के डाल देंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। ओके।